सरकार ने इस बजट में 2 पब्लिक सेक्टर यानी कि PSU बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया, लेकिन 15 दिन के भीतर 4 बैंकों के नाम सामने आ गए जिनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक बैंकों को शॉर्टलिस्ट करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आखिर सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन क्यों चाहती है? जिन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना है उनकी सेहत कैसी है? जिन बैंकों का नाम इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है उनके शेयर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन होने पर इन बैंकों के कर्मचारियों और कस्टमर्स पर क्या असर होगा? चलिए आपको समझाते हैं। बजट में सरकार ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या कहा था, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने कम से कम 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया। हालांकि बैंकों के नाम नहीं बताए। इसके पहले सरकार ने 2019 में LIC को अपनी हिस्सेदारी बेचकर IDBI बैंक का निजीकरण कर दिया था। पिछले 4 साल में 14 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर हो चुका है। 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो देश में 27 सरकारी बैंक थे, ये घटकर 12 रह गए। अब अगर 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये संख्या घटकर 10 हो जाएगी। वहीं बजट में ऐलान के बाद सरकार ने 4 बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। अगर चारों बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होता है तो देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 8 रह जाएगी। अब 4 बैंकों के नाम प्राइवेटाइजेशन के लिए क्यों सामने आ रहे हैं, इस स्थिति को भी समझते हैं। केंद्र ने 4 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। इनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। कहा जा रहा है कि 2021-22 में इन 4 में से 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक प्राइवेट होने वाले बैंकों के नाम का ऐलान नहीं किया। आखिर क्यों सरकार चाहती है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन? क्या तर्क है इसके पीछे, ये भी आपको बताते हैं। सिर्फ बैंक ही नहीं, सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड और अन्य कई सरकारी उपक्रमों को भी बेचने की तैयारी में है। सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का IPO भी लॉन्च होगा। सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर में सरकारी फर्मों के डिसइन्वेस्टमेंट से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की बड़ी वजह इनका NPA है। कोरोना के दौरान जो बैड लोन बढ़े हैं उन्हें भी कैटेगराइज किया गया तो बैंकों के NPA का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कई सरकारी बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। सरकार ऐसे बैंकों को बेचकर रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से मिले पैसों का इस्तेमाल सरकार योजनाओं में करना चाहती है। कॉर्पोरेट लेखक मानते हैं कि बैंकों के घाटे की वजह उनका NPA है। भारी भरकम NPA के कारण ये बैंक लगातार घाटे में चल रहे हैं। पिछले कुछ समय में इन बैंकों के NPA में कुछ कमी आई है। प्राइवेटाइजेशन के लिए इन बैंकों का नाम आने के बाद इनके शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। BSE के मुताबिक चारों बैंकों का NPA घटा है। पिछले क्वार्टर में बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रॉफिट 200% से ज्यादा बढ़ा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है। बैंकों का अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसका असर ग्राहकों पर कितना पड़ेगा, ये भी देखते हैं। अकाउंट होल्डर्स का जो भी पैसा इन 4 बैंकों में जमा है उन पर कोई खतरा नहीं है। खाता रखने वालों को फायदा ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उन्हें डिपॉजिट्स, लोन जैसी बैंकिंग सर्विसेज पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। एक जोखिम ये रहेगा कि कुछ मामलों में उन्हें ज्यादा चार्ज देना हो सकता है। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों के बचत खाते में अभी 1000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होता है। कुछ प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस की जरूरी रकम बढ़कर 10,000 रुपए हो जाती है। जिन 4 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने की बात कही जा रही है उनके कर्मचारियों का क्या होगा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल सरकारी बैंकों को निजी बैंक बनाने से बचते रहे हैं क्योंकि इससे लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा रहता है। हालांकि मौजूदा सरकार पहले ही कह चुकी है कि बैंकों के मर्ज करने या प्राइवेटाइजेशन की स्थिति में कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के पास 50,000 कर्मचारी हैं, जबकि सेंट्रल बैंक में 33,000 कर्मचारी हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इन चारों सरकारी बैंकों में हैं।
हालांकि मौजूदा सरकार ने ये पहले ही कहा है कि बैंकों के मर्ज या प्राइवेटाइजेशन होने की स्थिति में कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या असर भविष्य में इन कर्मचारियों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।